what is the meaning of our True. life. इसके 3 objectives अपने life के बनाए. To explore the meaning of life. Decided to explore the universe. He wanted to colonize Mars. The world could be in trouble one day because of climate change, because of nuclear war. उनका ये ख्याल है कि मार्स पे जिंदगी बच सकती है. NASA collaborated with Elon Musk company. जो स्पेस क्राफ्ट तैयार करनी है उसमें कम से कम 1000 बंदा वो मार्स तक ले जाया जा सके. He is not confined or contented with one object. और जो माइक्रोचिप है वो ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के अंदर इम्प्लांट की जाएगी और उसको कनेक्ट किया जाएगा कंप्यूटर के साथ. ब्लाइंड पीपल हैं, दे वुड बी एबल टू सी. डेफ हैं, they would be able to hear. He slept on the torn out mattresses, sleep in the factory, on the junk of the factory. He used to sleep at the floor of the factory. He is expected to be the first trillionaire of the world. Assalamu alaikum khawatine wa Hazrat. Welcome back to another episode of The Chat Room by Kips and Think Big. आज हमारे साथ again we have a very special guest, Dr. Shahid Wazir Khan, who is the Director Emeritus of Kips and he was also a former bureaucrat. As you know, डॉक्टर साहब का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग सा है. हमेशा ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आते हैं, एक नई किताब पकड़ते हैं लेटेस्ट, उस पर काम करते हैं, उस पर सीखते हैं. एंड अगेन वी ट्राई टू ब्रिंग यू वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स अबाउट दैट बुक एंड हाउ वी कैन लर्न दोज लेसन्स एंड इम्प्लीमेंट देम टू मेक आवरसेल्व्स बेटर. ख़ास तौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरह से इस तरह की बुक्स और पर्सनैलिटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं. एज यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ मी टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल बुक. आप सब इस इंसान को जानते होंगे. दिस इज़ Elon Musk, who is the founder of Tesla, SpaceX and a lot of other companies. और ये बहुत ही पॉपुलर और फेमस पर्सनालिटी हैं. तो आज की जो ये किताब है हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे. एंड द इवेंचुअल गोल इज़ टू अंडरस्टैंड कि हम पाकिस्तान में इलॉन मस्क जैसे लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जो भी इसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, चीज़ें हैं, उनके बारे में हम डॉक्टर साहब से तफसील में जानेंगे कि उनकी क्या इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं और क्या वो चीज़ें हैं जो इलॉन मस्क जैसे लोगों को इलॉन मस्क और इतना सक्सेसफुल बनाती हैं. और सक्सेस की डेफिनेशन क्या यही है कि सिर्फ पैसा इनफ बना लेना, बिलियनियर या ट्रिलियनियर बन जाना, इज़ दैट इनफ या डज इट हैव अ डार्क साइड एज वेल? सो वंस अगेन I welcome Dr. Shahid Wazir Khan, sir. Thank you for inviting. For joining us today. It is again an honor to have you. Pleasure. तो सर सबसे पहले तो ये बताएं कि इलॉन मस्क सब लोग जानते हैं इस दुनिया में, इस बंदे को. तो आपने इनको क्यों चुना, और स्पेशली जो ये बुक है बाय वॉल्टर इसाक्सन, why did you choose this book in particular? Thank you, first of all, once again, for inviting me. And before I reply your question, I would like to convey a message to all the audience that this information or this talk, this is not specific for a particular category. ठीक है. This is for children, youth, seniors, and other people within Pakistan, outside Pakistan. हमारा पर्पस ये है कि हम लोगों को लिटरेट करें, एजुकेट करें, अवेयर करें. ठीक है. इस हवाले से ये हम सब के लिए ये हम क्या करते हैं. बाकी ये मैंने सोचा कि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है बुक्स पढ़ने का, तो इसलिए मैंने कहा कि इस हवाले से बुक्स प्रमोशन भी की जाए, लोगों में और बच्चों में, यूथ में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए. और एटलीस्ट थ्रू दीज पॉडकास्ट बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्रक्स और मैसेजेस हैं हम उनको जो है वो इवाम तक पहुंचा सकें. तो पहली किताब में हमने जो मार्केट में नई किताब आई थी लेटेस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर बात की थी. तो अब मैंने ये बायोग्राफी चूज़ की है. ये आपने क्यों चूज़ की? ये मैंने इसलिए चूज़ की कि जब मैं मार्केट में गया तो मैंने देखा बुक शॉप पे, तो मैंने देखा कि जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा ही हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मैन ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट, एंड ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही कुड बी द फर्स्ट ट्रिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड. तो इसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, क्या इसकी जो अचीवमेंट्स हैं, क्या इसके चैलेंजेस थे, क्या इसकी स्ट्रगल है, क्या स्टोरी है. मैंने देखा 650 सफ़े की ये कहानी है. तो आई डिसाइडेड टू नो अबाउट दिस जेंटलमैन, और फिर उसके बाद उसका जो मैंने क्रक्स निकाला वो मैं आप तक मेरा पहुंचाने का मकसद है. और इसको फिर हम रिलेट करना है पाकिस्तान के साथ. तो पाकिस्तान के साथ जाहिर है जो हम रिलेट करेंगे वो उससे पहले ज़रूरी है कि आप मस्क की कॉन्ट्रीब्यूशंस को और उसकी स्ट्रगल को समझें, और उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान पे. क्योंकि जो पाकिस्तान से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अगर ये सब हम जो चुनेंगे वो एरियाज हमारे जो और स्पीकर्स आएंगे वो भी पाकिस्तान से रिलेटेड इन इश्यूज़ पे बात
करते रहेंगे और हम करेंगे, लेकिन बुक स्पेसिफिक जो है वो हम उसको ज़रा मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है। तो टू स्टार्ट ऑफ वी वांट टू नो कि इलॉन मस्क इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जी, व्हाट डज ही प्लान टू ऑब्जेक्टिव अचीव? ये है कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ही यूज्ड टू रीड फिक्शन बुक्स इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, वहां से इसका इंटरेस्ट पैदा हुआ ठीक है। एंड ही डेवलप्ड अ विजन। और इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स इसने अपने लाइफ के बनाए और उनको इसने अचीव करने की कोशिश की है और कर रहा है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ लाइफ। मैं यहाँ पे ये कहूँगा, अभी तक हमें नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर True. लाइफ। Okay, so he tried to explore the meaning of life, number one. Number two, he decided to explore the universe. And number three, he wanted to colonize Mars. Mars. Okay, because he felt that world could be in trouble one day because of climate change, because of nuclear war, because of pathogen, because of some other disaster. So we should have interplanetary world, and he decided that Mars would be the right alternative world for the humanity to live and settle there. तो ये प्राइमरीली 3 ऑब्जेक्टिव्स थे Yes. इसके। अच्छा, व्हाई मार्स? व्हाई नॉट एनी अदर प्लैनेट? Because one is that Mars is very close to Earth. हालांकि जो Venus है that is slightly closer to the Earth. Mars तकरीबन आप समझ लीजिए जो है तकरीबन आप कह लीजिए तकरीबन उर्दू में कह लीजिए कि 38 मिलियन किलोमीटर्स है वो अर्थ ठीक से। है। जो Venus है that is about 36 हम्म to 34 किलोमीटर। जो चांद है वो आपको पता 3.4 किलोमीटर 2.4 2,84,000 किलोमीटर सिर्फ था। ठीक है। तो वीनस इज वेरी हॉट। समटाइम्स द टेम्परेचर unlivable गोज है। तो अप टू 900 डिग्री। तो इसलिए दैट इज तो वहाँ लाइफ इज नॉट पॉसिबल। तो मार्स पे जो रिसर्च की गई है, जहाँ पे पहले रशिया का वहाँ पे एक्सप्लोर किया रशिया ने, अमेरिका ने, तो उनका ये ख्याल है कि मार्स पे ज़िंदगी बच सकती है और वहाँ पे इंसान जो है वो लाइफ तो गुजार कब सकता है। तक इसने अपने आप को डेडलाइन दी हुई है कि मैंने इस चीज ऑब्जेक्टिव को 2030 अचीव करना? 2030, and that's not 2030 far. ही है That's द almost डेडलाइन। 5 years from now. जी। Right. So let's start with the early life of Elon Musk and उसके क्या जो है वो एजुकेशन थी, उसने क्या किया हुआ था। लोगों को ये बातें नहीं पता कि एक बहुत ज़्यादा एडवर्सिटी और डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस के अंदर उसने ज़िंदगी गुजारी है। उसकी कोई लाइफ फुल ऑफ बेड ऑफ रोजेज़ नहीं थी, बहुत फ्लावरी नहीं थी और बड़े मुश्किल हालात से वो गुजरा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, अर्ली अच्छा, लाइफ के ही बारे में। बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, प्रेटोरिया। तो उस ही डिड नॉट हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ज़्यादातर लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। उसके हिज फादर वाज अ रिच मैन। Money was never an Money issue. was not his problem at that moment. His problem was that the parents were divorced and he lived with the father, and the father was too harsh. He was callous, and he even used to call Musk a moron or idiot. Right. So he was really heartbroken. And secondly, he said that that the pain, right, I had in my childhood because of the attitude of my father, right, he said that adversity shaped my life. So that उसके that फादर was his बहुत problem. स्ट्रिक्ट थे और बड़ा हार्श और Yes. डिफिकल्ट टाइम देते थे Yes. उसको। ठीक है। और अर्ली एजुकेशन और उसके बाद Yeah. उसके बारे में बताएं। From there, he went to University of Queen in Ontario, Canada, and then he did Master in Economics and Physics from University of Pennsylvania, USA. And then he joined Stanford University, but he decided to drop out and to start his own profession. ठीक है। तो अर्ली करियर के बारे में बताएं कि स्टार्ट ऑफ द करियर क्या था, क्या इसने पहले जॉब की या शुरू से ही जी। एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का बंदा था जी। जिसको पता था कि मैंने जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करना है? एंड हाउ डिड ही लैंड वेयर ही इज टुडे? देखिए, उसकी जो अर्ली लाइफ है उसको हम जल्दी से स्किप करेंगे। जी जी। उसने ये ग्रेजुएशन करने के बाद ही स्टार्टेड एन ऑड जॉब। और वो जॉब एक शुरू बॉयलर रूम की मॉपिंग करता था। तो ही हैड टफ फ्लोर स्टार्ट। साफ करता था। ठीक ओके। उसके बाद फिर बहरहाल वहाँ से उसने स्टार्ट हुआ। उसने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया
मैं उनके नाम अगर आप कहेंगे तो ले लेता, अगर लोगों के लिए मुश्किल होगा तो नहीं लेता। Zip2 उसने एक इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट। उसके बाद उसने पेपॉल को फाउंड किया। पेपॉल एक इंटरनेट कैश ट्रांसैक्शन फर्म है, वो उसने को फाउंड किया। और उसके बाद ये 2000 की बात है कि इसने उसको भी जो है ना बेच दिया, पेपॉल को बेच दिया तो 1.5 बिलियन डॉलर्स में। और वहाँ से एलन मस्क को 150 मिलियन डॉलर्स की मस्क को सेविंग हुई, 150 मिलियन डॉलर्स की। इसका मतलब है, यहाँ पे मैं ज़रा स्ट्रेस दूंगा कि 150 मिलियन डॉलर्स के साथ वो सारी उम्र गुजार सकता था। बिल्कुल, इट्स अ ह्यूज मनी, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। अगर आप इसको कंपेयर करें ना, जैसे हमारे पास क्रिकेटर्स जो हैं दे आर वेरी रिच, तो अगर आप उनसे कंपेयर करें तो धोनी जो तेंदुलकर है, ही इज द रिचेस्ट क्रिकेटर, 150 मिलियन। जो धोनी है 130 मिलियन। आपका जो ये दूसरा क्रिकेटर जो आजकल मशहूर है, विराट कोहली 125 बिलियन। वसीम अकरम 25 मिलियन सॉरी। शुएब मलिक 25 मिलियन। बाबर आजम 5 मिलियन। तो आप देखें, ही हैड 150 मिलियन बट ही हैड अ मिशन। और उसके बाद उसने पहला सबसे बड़ा वेंचर स्टार्ट किया, जो कि मैं कहूँगा कि उसका लाइफ का जो असल फेज है, ही वॉज ओनली 29 एट दैट टाइम, ठीक है, व्हेन ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट बिग वेंचर। अच्छा, वो क्या था जो फर्स्ट बिग वेंचर था? जी, फर्स्ट बिग वेंचर जो था ना उसका, दैट वाज कि ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ स्पेस कंपनी। ठीक है, बिकॉज वन ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू अगेन वो फिक्शन वाले जो उसने बुक्स पढ़ी थी उसके साथ वो लाइन कर रहा था, ही वांटेड टू एक्सप्लोर, ही वाज अ फिजिस्ट, राइट, तो उसके लिए चीज़ें समझने भी आसान थी। उसने कहा कि मैं एक स्पेस कंपनी लॉन्च करूंगा। और पाकिस्तान और अमेरिका, दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी उसने लॉन्च की है। जोसेफ बेजोस का भी नाम आता है कि ही आल्सो स्टार्टेड स्पेस कंपनी। उसकी कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन और इसकी कंपनी है स्पेसएक्स। वो कहा तो ये जाता है कि वो 2000 में उसने स्टार्ट की और एलन मस्क ने ये 2002 में स्टार्ट की। लेकिन हमें जो डिटेल मिलती है, वो डिटेल में ये है कि शायद वो डोरमेंट रही, जो बेजोस की जो है, तो एलन मस्क की जो कंपनी है वो राइज की। तो इसके पास ऑब्वियसली बहुत थोड़ा सा सरमाया था। मैंने को बताया 125 मिलियन के साथ ही स्टार्टेड दिस वेंचर एंड ही डिसाइडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो उसके बाद फिर वो कहानी है उसकी कि वो आप 2024 है, अब तक की उसकी क्या अचीवमेंट थी, क्या स्ट्रगल थी। तो पहली जो फेज है उसकी, वो उसके गिर्द रिवॉल्व करती है, स्पेस एक्स के गिर्द। अच्छा, जो उसकी स्पेस आई कंपनी थी। बिलीव ऑडियंस को मैं बताता चलूं कि SpaceX इज द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द फर्स्ट। तो नासा का क्या रोल था और नासा से किस तरह डिफरेंट थी, उसके बारे में बताइएगा। जी, 2008 में नासा वाज इम्प्रेस्ड और नासा ने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट थे गवर्नमेंट के, वो एलन मस्क की फर्म को दे दिए थे। ठीक है। सेकेंडली 2010 में बराक ओबामा ने विजिट किया इसकी स्पेस एक्स को टेक्सास में, और उसने कहा कि हम गवर्नमेंट के जो स्पेस प्रोजेक्ट्स हैं हम आपको हैंड ओवर करना चाहते हैं। तो दैट वाज द स्टोरी के हाउ नासा कोलैबोरेटेड विद एलन मस्क कंपनी। नासा इज आल्सो कोलैबोरेटिंग मैनी अदर कंपनी विद मैनी अदर कंपनी, लेकिन मेन कोलैबोरेशन उसकी एलन मस्क के साथ है। तो एलन मस्क की देखिए 2002 में कंपनी स्टार्ट करता है, तो सबसे पहला मिशन क्या था उसमें कि रॉकेट तैयार करना। वो रॉकेट जो आपको बूस्ट दे और स्पेस तक पहुंचाए, ठीक है। और वो उसके बाद आपने सेकंड उसकी फेज क्या थी कि शटल तैयार करना, स्पेस शटल और स्पेस क्राफ्ट। तो ये उसके पर्पस थे। तो जो पहली फेज थी कि उसको तकरीबन 6 साल लगे कामयाब होने में, पहला सक्सेसफुल रॉकेट फायर करने में या लॉन्च करने में। उसने पहले 3 रॉकेट जो थे, जो एक्सपेरिमेंट थे, वो उसके फ्लॉप हुए, फेल हुए, एंड ही वाज disappointed and he was really close to bankruptcy. He was about to close his business
अगर वो चौथा जो he उसका lost all एक्सपेरिमेंट his है, money and that was his last हाँ bet, और अगर वो भी फेल हो जाती तो he would have gone हाँ, तो bankrupt. ये 2008 का क्राइसिस था उसका, हम्म, बहुत बड़ा क्राइसिस था। हम्म, तो वो उसके बाद उसने लास्ट जो है ना रिस्क लिया, चांस हम्म, लिया, और फोर्थ जो रॉकेट है वो वो सक्सेसफुल बन उसने गया। फायर किया और वो कामयाब हुआ। हम्म, और उसके बाद से फिर वो आगे आगे उसकी डेवलपमेंट है हम्म, कि आपने उनके ज़्यादा इंजन्स को तादाद को बढ़ाना है ताकि उसकी ज़्यादा फोर्स हो, ज़्यादा पावर से जा सके, ज़्यादा लोग कैरी कर सके। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो फेज़ है वो रॉकेट की डेवलपमेंट है, उनको इम्प्रूव करते जाना। तो why couldn't NASA do this NASA did themselves? it, okay, but then NASA, I think America Collaborate कर mostly लिया, collaborates with the private sector. बिल्कुल। That's the one हम्म, reason. हम्म, And I think NASA was also impressed हम्म। from the work of Elon Musk. तो challenges क्या हैं SpaceX के अंदर अभी तक, देखिए, उसको उसके उसके बारे बाद में उसने बताएं। 2020 में उसको पहला बूस्ट ये मिला कि उसकी स्पेस शटल भी तैयार हो गई, हम्म, और 2022 में उसने पहली स्पेस फ्लाइट जो है वो स्पेस में भेजी। 4 लोग उसमें गए, उसमें एक बंदा, एक बिलियनर भी था। वो इतना एक्साइटेड था उस पहली स्पेस फ्लाइट के साथ कि उसने कहा कि मेरी जो फ्यूचर की 3 फ्लाइट्स हैं वो ऑलरेडी बुक कर लें। एंड देयर वर मैनी पोटेंशियल people who wanted to get Be a part their of that. tickets booked for the next flights to the space. तो 20 में 22. उसको बहुत बड़ा ये वो मिला। और उसके बाद अभी रिसेंटली अगर आपने पढ़ा हो, अभी चंद दिन पहले अभी उसने एक कामयाब एक्सपेरिमेंट किया है कि पहली प्राइवेट स्पेस शटल है जो 4 लोगों को जिसने कैरी किया है स्पेस में, और उन्होंने 10 से 15 मिनट की वॉक की है। तो ये उसकी लेटेस्ट अचीवमेंट है। अब उसका टारगेट ये है कि 40 इंजन्स के साथ, रैप्टर इंजन्स के साथ मुझे जो नेक्स्ट जो स्पेस क्राफ्ट तैयार करनी है उसमें कम से कम 1000 बंदा वो मार्स तक ले जाया जा सके। तो अब उसकी जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ही वांट्स टू प्रोसीड टू मार्स। ही विल ट्राई टू गो फॉर अनमास्क्ड फ्लाइट बाय 2025 बगैर लोगों के, और फिर उसके बाद बाय 2030 ही वांट्स टू टेक द कमर्शियल फ्लाइट्स ऑफ द पीपल टू मार्स। राइट, सो ये कोई तकरीबन 3 से 6 महीने का सफर है जो कि आना जाना जो उसने जो होगा। अपना एक ड्रीम और विजन सेट किया था उसको वो रियलाइज करने के बहुत क्लोज आ रहा है, और 2030 तक मैन्ड फ्लाइट्स, ह्यूमंस के साथ फ्लाइट्स मार्स की तरफ लेके जाने का उसका इरादा है, और मार्स को इनहिबिट करने का ह्यूमैनिटी का उसका जो विजन है। वेरी मच डिटरमाइंड। अच्छा, ग्रेट। सो सर ये बताएं कि वी नो लॉट अबाउट टेस्ला एज वेल। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसका भी इलॉन मस्क फाउंडर हैं। तो टेस्ला कब लॉन्च हुई, टेस्ला के पीछे उसकी क्या विजन थी, और वो आइडिया कहाँ से इनिशिएट हुआ? अब देखिए, स्पेस तो उसका फील्ड थी, फिजिक्स था, और मास्टर पहुंचना चाहता था, उसने ये कैरी की। लेकिन उसके साथ साथ ही हैड अनदर प्लान दैट ही वांटेड टू हैव इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। उसने टेस्ला को उसने बनाई, और वो 1 साल के बाद उसने 2002 में उसने स्पेस एक्स को लॉन्च किया, और 2003 में उसने टेस्ला को लॉन्च किया। तो पीपल क्रिटिसाइज, उन्होंने कहा कि 2 कश्तियों में पैर रखने की वजह बेहतर है आप एक चीज़ पे फोकस करें। बट ही वाज एडमेंट एंड ही स्टार्टेड हिज मिशन। और उसका मिशन ये था कि मैंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और उसके बाद मैंने ड्राइवरलेस कार्स पे आना है। तो उसकी स्ट्रगल की कहानी ये है कि अगेन 2018 तक, राइट, ही वाज इन अ बिट ऑफ क्राइसिस, और उसमें अगेन ही वाज नियर टू बैंकरप्सी। उसकी वहाँ पे उसका जो जो कारोबार था, जो बिजनेस था। तो लेकिन उसके बाद से उसने अगेन सक्सेस की स्टोरी है। वो 3 मॉडल बना चुका है अब तक अपने टेस्ला के। पहला मॉडल रोडस्टार था, दूसरा मॉडल जो है वो एस सेडान मॉडल था, लग्जरी ब्रांड था, तीसरा जो आजकल वाई मॉडल चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें एक्सेसरीज ऐड करते जाना, फैसिलिटीज़ ऐड करते जाना, उनको ज़्यादा आपको अट्रैक्ट बनाने के लिए और फैसिलिटीज देने के लिए वो उस पर काम करता है। और उसके साथ वो काम करता रहा इनको ऑटोनमस करने पे, इसको किस तरह से ऑटो करना है, किस तरह से वो करना है।
तो वो उसने इसकी एक्सपेरिमेंट भी लेटेस्ट कर लिया है कि उसने अभी 2023 के अंदर ही ड्रो आ ड्राइवरलेस कार वो भी प्रोड्यूस कर लिया। और दूसरी बात यहाँ पे जो मज़े की बात वो ये है कि वो बंदा इतना क्रेज़ी था कि देखिए ऑलरेडी मार्केट में आप ब्रांड्स का नाम देखें कि बीएमडब्ल्यू था, मर्सिडीज़ थी, आपके ऑडी थी, वॉक्सवैगन थी, शेवरलेट थी। इसके बावजूद उसने डिसाइड किया कि आई विल कम्पीट विद देम। और भी लोगों ने और भी ब्रांड्स ने ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो बनाई हैं। ओके ये इससे पहले 90s में एक ब्रिटिश कार थी लोटस, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया। फिर ये इन्होंने वॉक्सवैगन ने इसका एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद उन्होंने BMW ने इसका एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि एलन मस्क इसके बावजूद लगा रहा और वो इन सबको पीछे छोड़ गया और वो इस सक्सेस की इस स्टेज पे पहुंच गया है कि इस वक्त उसने जो 2022 में 2021 में उसकी जो गाड़ी का जो शेयर था वो टेस्ला का वो $60 से $260 पे जंप कर गया। ओके और नंबर 2 इसकी जो सेल है राइट ये मार्केट में सबको पीछे छोड़ गई। अब लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि 2023 में इसकी 1.8 मिलियन कार्स वर सोल्ड टेस्ला की तरफ इलेक्ट्रिकल कार्स 18 लाख कारें और उसके मुकाबले में जो बाकी कारें हैं जो मैंने ऑलरेडी ब्रांड्स के नाम लिए हैं ये हज़ारों में हैं उनको वो इतना पीछे छोड़ गया। और अभी लेटेस्ट अगर आपने खबरें पढ़ी हों तो बहुत सारे ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये बैकआउट कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोड्यूस ना करें शायद या नहीं कर रहे क्योंकि इसमें इतना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। चाइना भी इसमें आगे जा रहा है तो ये कंपटीशन बढ़ रहा है लेकिन एलन मस्क ही इज गोइंग विद इट्स ऑब्जेक्टिव। अब 2023 का ये हाईएस्ट सेल जो उसने की है 1.8 मिलियन कार्स के साथ और अभी इस क्वार्टर में जो 2024 का पहला क्वार्टर था उसमें अगेन उसकी हाईएस्ट सेल थी लास्ट ईयर के उस 23 के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले में 9% टेस्ला ज़्यादा सेल हुई है इस दफ़ा फिर। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका कार्स का ऑब्जेक्टिव है 2030 में ही वांट्स टू प्रोड्यूस 20 मिलियन कार्स एनुअली। 2 करोड़ गाड़ियां एनुअली उसने प्रोड्यूस करनी है। ज़रा उसका आप एक्सपोनेंशियल उसका ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ का, उसका ऑब्जेक्टिव देखें और उनसे तो ये उसका और फिर उसके बाद उसकी स्टोरी है कि लग्जरीज को अनाउंस करना, उसके बाद सेमी ऑटोनोमस करना, उसके बाद उसको थोड़ा सा रोबोटिक टच देना, उसके बाद उसको टोटली उसको ऑटोनोमस करना, ड्राइवरलेस करना और उसके बाद इसने इवन सोलर कार भी बनाई कि वो भी इसका कामयाब हुआ एक्सपेरिमेंट। तो और अल्टीमेटली जो इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि ही वांट टू प्रोड्यूस फ्लाइंग कार्स। आपको पता है दुबई में ये स्टार्ट हो रहे हैं ड्रोन टैक्सीज, दे आर अबाउट टू स्टार्ट। उन्होंने वर्टिकल एयरपोर्ट जो है ना वो डिमार्क कर दिए हैं और वहाँ से वो आप एयरपोर्ट से टैक्सी से पहले शायद लोगों को नहीं पता ये ड्रोन से डिलीवरीज भी स्टार्ट हो गई है। डिलीवरी खाना ऑर्डर करना है, आपने कोई ग्रोसरी ऑर्डर करनी है तो ड्रोन्स के थ्रू आपको जो है डिलीवर हुआ। तो वो नेक्स्ट उसका टारगेट है वो फ्लाइंग टेस्लास का है। बिल्कुल। तो अभी उसका मिशन रुका नहीं है। Doesn't seem to stop because उसने कहा है कि तो ये उसकी सेकंड एरिया है जिसमें उसकी कंट्रीब्यूशन है। चैलेंजेस के बावजूद, कंपटीशन के बावजूद, इस वक्त भी कंपटीशन है बट ही इज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड and he has beaten all the records and he has left behind all the other big brands. What do you think is the primary reason for his unwavering success और बाकियों को? देखिए इसकी मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा सा टाइम दें। मुझे पहले इसके आप जरा बाकी प्रोजेक्ट्स का भी सुन लीजिए। हाँ प्लीज। तो उसके बाद फिर हम इसकी सक्सेस की टॉकिंग अबाउट हिज अदर प्रोजेक्ट्स आई बिलीव रिसेंटली अभी इन्होंने जो है वो सोलर सिटी जो है वो लॉन्च की है। फिर इन्होंने स्टारलिंक का है, ओपन एआई है, फिर इसने बोरिंग कंपनी के नाम से कंपनी लॉन्च की मैं अब आपको पहले और लास्टली सॉरी टू कट यू अभी वी नो कि ही रिसेंटली एक्वायर्ड ट्विटर फॉर अ hefty amount of money and then he labeled it X.
So where is he trying to go? How do all of these objectives all align? these objectives that they are running parallel. जी, Okay, he is not confined or contented with one objective. सही. जो दूसरा ऑब्जेक्टिव मेजर जिसकी मैं फोकस करना चाहूँगा, दैट इज ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, न्यूरोलिंक के नाम से ये अगेन को फाउंडेड अ कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए के लिए, और उसको जाहिर है कि टेस्ला कार्स को ऑटोनोमस करने के लिए, वो रोबोट्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद उसमें उसकी रिसर्च है कि उसमें वो किस तरह से एक जो माइक्रोचिप है ही हैज़ प्रोड्यूस्ड, और जो माइक्रोचिप है वो ह्यूमन बीइंग के ब्रेन के अंदर इम्प्लांट Implant की करेगी. जाएगी और उसको कनेक्ट किया जाएगा कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर जो है वो उन थॉट्स को, राइट, उनको अंडरस्टैंड करेगा और उसको ऑपरेट करेगा, और उस माइक्रोचिप के ज़रिए, इस न्यूरोलिंक के प्रोसेस के ज़रिए, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं, जो पैरालाइज्ड लोग हैं, दे विल बी एबल टू मूव Right. अपने माइंड को यूज़ करते हुए, उनके ज़रिए वो जो ब्लाइंड पीपल हैं दे वुड बी एबल टू सी, जो डेफ हैं दे वुड बी एबल टू हियर. तो ये सारी उसकी इसकी टेक्नोलॉजी है. पहले ये उसने को फाउंड किया था, उसके बाद ये उसने उसको लदा हो गया और उसने अपनी कंपनी बना ली है, और अब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो आगे लेके चल रहा है. और अब उसका अगला टारगेट ज़ाहिर है, एक तो ये गाड़ियों को, ये सारा उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये ह्यूमैनिटी की बेनिफिट के लिए यूज़ करना है. उसने ये टेस्ला गाड़ी की ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए यूज़ करना है. उसको ये ह्यूमन बीइंग्स और हेल्थ साइड पे उसको यूज़ करना है, और वो इसको अब उसका चैलेंज कर रहा है वो व्हाट्सएप को, यूट्यूब को और गूगल को, कि मैंने इनको बीट करना है इस फील्ड के अंदर. तो ये तीसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है उसका. ठीक है, That was the reason for acquiring Twitter. जी. नहीं, एक्वायर अब ट्विटर के तो बाद में बात आएगी. ठीक है. तो पहले तो इधर मैं इस फील्ड से बात कर रहा All हूँ. right. अब चौथा है सोशल मीडिया. चौथा है कि ही एक्वायर्ड ट्विटर इन 2022 with a huge amount of $44 billion. So that was his fourth major, you can say, contribution. कि he acquired such a big platform, right, for providing the freedom and for providing the करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल. उसका ख्याल था मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और पीपल का हक है कि दे शुड गेट दे शुड रियली गेट द ट्रूथ. तो अब बाकी जो आपने बात किया, आपने उसकी बोरिंग कंपनी की बात की, 2006 की बात है, और उसके बाद उसने स्टारलिंक जो स्पेस में इंटरनेट जो कंपनी बनाई है उसकी स्टोरी लदा है. उसके बाद उसकी हाइपर लूप की स्टोरी लदा है. उसके बाद उसके ये एक दो और कंपनीज हैं जिनको इस वक्त मैं इग्नोर कर रहा हूँ. ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बताएं कि हाउ ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन, एंड इसके एसेट्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा. जो आज से ठीक 3.5 साल पहले, जनवरी 21, जब टेस्ला का जो शेयर से वो $60 से $260 पे 10 टाइम्स अब राइज किए हैं, बैठे बैठाए ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. ही हैड द नेट वेल्थ ओवर वैल्यू ऑफ $190 बिलियन. और उसके बाद 2023 में उसकी जो नेट वर्थ है इट क्रॉस $304 बिलियन. एट द मोमेंट, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन, करंटली इस वक्त जो उसकी एसेट्स हैं दे आर $252 बिलियन. और द वे ही इज गोइंग, और जो मैंने उसके मिशंस बताए हैं, तो ही इज एक्सपेक्टेड टू बी द फर्स्ट ट्रिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड. I was watching an interview of Elon Musk. उसमें उससे किसी ने पूछा कि लोग जो एस्पायर करते हैं Elon Musk बनना, तो उनको क्या एडवाइस है, तो वो कैसे बन सकते हैं, तो और वो क्या कर सकते हैं. तो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था. कहते हैं, वो हंस पड़ा आगे से, कहते हैं कि आई एम नॉट श्योर कि लोग Elon Musk बनना चाहेंगे कि नहीं, और वो कहता है आई एम नॉट इवन श्योर इफ़ आई वांट टू बी मी. सो देयर इज़ अ डार्क साइड टू हिज पर्सनैलिटी. And it is said that although apparently he's a hero, but all heroes have flaws. That's what they say. So we want to know कि उसकी dark side क्या है, और इतनी significant contributions और success apparently इतनी net worth होने के बावजूद, what are the things that we need to know about his dark side? हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. Right.
पहले हम आपकी डार्क साइड को लेंगे हम्म, और अल्टीमेटली फिर हम उसकी कंट्रीब्यूशंस का जिक्र करेंगे ठीक है, कि इसके कई इनको इन इस नेगेटिव एस्पेक्ट होने के बावजूद ठीक है, उसकी अचीवमेंट्स है। हमारे यहाँ जो आपने जो बात की है ना कि द ऑल द हीरोज हैव फ्लॉज, ये शेक्सपियर की कोट है जी, जो उसने इस किताब में मेंशन की हुई है। जी, तो और उसने ये मस्ट पे भी अप्लाई की है कि ही इज आल्सो आफ्टर ऑल अ ह्यूमन बीइंग हम्म, एंड ऑल ह्यूमन बीइंग दे हैव फ्लॉज हम्म, एंड दे हैव द डार्क एस्पेक्ट एज वेल। हम्म, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं हम लोग नेगेटिव साइड को, क्रिटिसिज्म को, डार्क साइड्स को बहुत प्रमोट करते हैं हम्म, और किसी की अचीवमेंट को, कंट्रीब्यूशंस को हम उसको जो है ना वो इग्नोर करते हैं। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो लाइक अ ह्यूमन बीइंग ही हैज़ प्रॉब्लम्स, ही हैज़ हेल्थ इश्यूज, एस्पर्जर्स डिजीज है उसको, ही सफर फ्रॉम वो डिप्रेशन। क्या होती है? वो इट्स लाइक इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोमिज्म, ठीक है, एक बीमारी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसको वो कहा जाता है कि केटामीन एक ड्रग एडिक्शन की ड्रग है, डिप्रेशन के लिए वो लेता वो है। लेता है, डेली डोज तो लेता है उसकी। फिर उसने कहा कि मेरे जैसा कोई ना बने। तो मेरा ख्याल है हर बिजी आदमी जो है ना, मैंने अपनी फील्ड में देखा है, मसलन बट बिजी डॉक्टर्स को देखा है, नहीं यार मेरे जैसा ना बने हो, हम्म, ये नहीं यार ऐसे इसमें लाइफ नहीं है। हम्म, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार हमारे पास शायद सोशल एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। हम्म, वो इतना ओवरबर्डन था, हम्म, इतना क्रेजी था, इतना वो ओवर एंथुजियास्टिक था कि आप इमेजिन करें कि उसकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हुई। हम्म। उसकी शादी हुई ना, 4 शादियां तो मेरा ख्याल है वो कर चुका नहीं है। 2 शादियां हैं हम्म, और एक उसकी पार्टनर थी ठीक है। और बच्चे पैदा करने का बड़ा शौक था। उसने इनमें से 11 बच्चे चिल्ड्रन पैदा किए हैं। हम्म, अच्छा तो जो पहली बीवी थी ना, जब उसकी शादी हुई 2000 में, तो 8 महीने के लिए वो उसको हनीमून पे नहीं ले जा सका। हम्म, इमेजिन हम्म, कि ही वाज सो busy and caught वर्कोलिक up. Yeah. एंड ही कुड नॉट, He sleeps in his office. He sleeps on the he couch. slept on the torn out mattresses. Yeah. He used to sleep in the factories on the junk of the factories. Hmm. He used to sleep at the floor of the factories. Hmm. He used to sleep at the roofs of the factories. Hmm. So he worked for 24 hours a day. He works for 124 hours a week. तो उसने तो बहुत बार हम नेगेटिव साइड बात कर रहे थे। नेगेटिव एस्पेक्ट में ये है कि उसने वो जो फादर का एटीट्यूड था ना, राइट, वो उस Fatherly और family का जो जो उसका जो रोल था, वो एस्पेक्ट था, वो उसकी लाइफ से fulfill नहीं निकला कर नहीं। सका. ही इज स्टिल कैलस, ही इज हार्श एट टाइम्स। वो बहुत हार्ड हो जाता है अपने एम्प्लॉयज के साथ। ही हैज रेकलेस बिहेवियर, Hmm. ही इज एरोगेंट और Very फिर impulsive. इसके बाद ओवर इम्पल्सिव। और फिर इसके बारे में उस वक्त बड़ा एंथुजियास्टिक भी हुआ। इसने ये जैसे ही बिकेम द रिचेस्ट मैन 3.5 साल पहले जनवरी 2021 में, इसने कहा कि आई विल नॉट ओन एनी हाउस। उसने 4 घर बेच दिए और बहुत बड़ा घर था उसका कैलिफोर्निया में, $29 मिलियन का उसने वो घर सोल्ड कर दिया। लेकिन दूसरी साइड पे कहा जाता है कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ वॉचेस, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, ही इज़ फॉन्ड ऑफ डायमंड। He's तो fond of cars. तो Even उसकी इवन ऑफ टीम द कार्स, when लेकिन his कार्स में सॉरी कार्स में ही ड्राइव टेस्ला। even when his daughter turned 18, she said कि मैंने Elon Musk के यस साथ आई नो। कोई जो है वो अपने फादर के साथ ताल्लुक नहीं रखना. I हाँ want to disassociate myself in यस every way. कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती. So I हाँ think that is the price you have to pay for यस। उसकी becoming a फैमिली लाइफ billionaire. तो उसकी नहीं रही ना। मैंने बताया ना कि 2 मैरिजेज हैं, फिर एक पार्टनर थी ग्रीमर, वो कई साल उसके साथ रही, उसमें सभी बच्चे हैं और नाउ डेज ही इज अलोन। डार्क साइड में ये भी आता है कि इसके पॉलिटिकल कोई कंट्रीब्यूशंस हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, या इसने कोई गवर्नमेंट के जो है वो मिलिशियस रोल्स के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट किया हुआ है. यूक्रेन वॉर के अंदर इसकी कुछ अच्छा ये पार्टिसिपेशन अब है. पॉजिटिव साइड पे आ जाते हैं। ठीक है. ठीक है ना, पॉजिटिव साइड में ये एक एस्पेक्ट है कि उसका पॉलिटिकल रोल है जो हमने डिस्कस नहीं किया। पॉलिटिकल रोल उसका ये है कि ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड, ही हैज़ गिवन फंड्स फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स ऑफ अमेरिका इन 2016 एंड इन 2020। ये अल्टीमेटली उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ही सर्व तो करते हैं. और उसके बाद अभी 2024 में इस वक्त ही इज अलाइड विद डोनाल्ड ट्रंप एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड दैट इफ आई एम बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन नवंबर, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. I will pick him up. I will pick Elon Musk as chairman of the Efficiency Commission of America.
Okay, so he has already decided. announced that. So politically, he has contributed. Politically, he met with so many prime ministers and the presidents of the world. He met the prime minister of Italy, president of France, prime minister, president of America, many presidents of America, president of Argentina, president of Indonesia, सही president of क्या India, objectives था इनका? and right, I can name right many other presidents. He is such an important personality that people they like to love him. तो नेगेटिव एस्पेक्ट में मैं दोबारा जरा आ रहा हूँ कि he evades tax. हाँ, आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि ये जितने बड़े बड़े जायंट्स और बिलियनर्स हैं ये टैक्सेस नहीं देते और इनकी जो टैक्स में कंट्रीब्यूशन है ये बड़ा स्मार्टली इवेड करते हैं और लीगल लूप होल्स इन्होंने ढूंढे हुए हैं कि टैक्सेस इन्होंने अवॉइड करने हैं, ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई हैं, रजिस्टर की हुई हैं. सो डज इलॉन मस्क डू द सेम एंड हाउ डज ही डू दैट? दो तीन एस्पेक्ट हैं टैक्स ना देने के लिए जो बिलियनर्स हैं. एक तो ये है कि दे आर वेरी स्मार्ट, दे हैव हायर्ड वेरी वेरी Sophisticated and active financial expert advisors. people who advise Number them. two, they keep their money in the stocks. बैंक में नहीं रखते और स्टॉक्स के ऊपर टैक्स नहीं होता. नंबर थ्री, स्टॉक्स को बेचते नहीं है. स्टॉक को अगर इनको पैसे चाहिए होते हैं ना तो स्टॉक पे लोन ले लेते हैं, तो फिर उस लोन पे टैक्स नहीं होता. स्टॉक को बेचेंगे तो फिर आप उस पर टैक्स देंगे. तो इस तरह से. और चौथी बात है कि दे इन्वेस्ट इन चैरिटी, तो उसमें फिर आपके टैक्स सुबेजन हो जाती है. ये तीन तरीके हैं कि जिस और ये कंपनीज रजिस्टर भी उधर करवाते हैं जहाँ पे आपकी प्रोसीड्स पे टैक्सेस नहीं होते. उसकी जो रीजन है कंपनी का वो वहाँ पे है और दूसरा वहाँ पे आप जो मर्जी मूवमेंट करें जैसे मर्जी करें एंड दे डोंट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल फिगर्स ऑफ दोस कंपनीज. यू आर राइट. So you think it is ethically एथिकली correct? तो नहीं. मैंने कहा आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही हैज फ्लॉज. तो बहरहाल ये नेगेटिव एस्पेक्ट है. अब उसमें ह्यूमैनिटी कंट्रीब्यूशन में नेगेटिव साइड पे एक और कि मेरा ख्याल है ही नेवर विजिटेड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. इंडोनेशिया में सिर्फ वो विजिट किया, वो भी इसलिए कि वहाँ पे उसने अपना स्टारलिंक जो उसने एक इंटरनेट कंपनी अपनी लॉन्च की थी 2016 में, और उसकी इस वक्त 6000 सैटेलाइट्स हैं जो इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं. सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स दुनिया में स्टारबक्स की हैं. और ये स्टारलिंक तो ये इंडोनेशिया में दे नीडेड इट. आप श्रीलंका वाले चाह रहे हैं तो श्रीलंका में एक्सपेक्टेड है कि वो दिसंबर तक वहाँ पे विजिट करेगा. इंडिया का विजिट वो अंबानी की शादी पे गया था, लेकिन मोदी के साथ विजिट उसने कैंसिल किया मई 24 के अंदर. चौथी बात ये कि ही नेवर विजिटेड एनी अफ्रीकन कंट्री. पांचवी बात है कि पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए उसने कोई मतलब छोटे लोगों के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन हम आगे उसकी कंट्रीब्यूशन की फिर भी बात करेंगे. ठीक. तो छठी बात ये कि ये इसकी मीटिंग भी हुई, ये उनसे भी मिला है बिल गेट्स से, और बिल गेट्स ने कहा कि आइए मिलके वी वर्क फॉर द चैरिटी, वी वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी and Musk refused. उसने कहा मैं already am doing the job. Bill is very philanthropic और उसने काफी काम किया as compared to उसने कहा कि हम क्लाइमेट चेंज पे काम करते हैं. उसने कहा क्लाइमेट चेंज में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ. मैं सोलर पैनल बना रहा हूँ और मैं टेस्ला बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, और मैं स्पेस पे काम कर रहा हूँ जो मैं ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ. तो इसी तरह जो जेफ बेजोस था उसके साथ भी उसकी मीटिंग फ्लॉप हुई क्योंकि वो उसका राइवल भी है ना, वो ही इज वेरी स्टबर्न ऑन हिज व्यूज एज वेल. तो अब आप आ जाएं इसकी मेरे ख्याल पॉजिटिव साइड के ऊपर. पॉजिटिव उसके बहुत ये है कि ही वाज अ ग्रेट रिस्क टेकर. पैसा है he used to put everything on stake, like you said कि लास्ट रॉकेट लॉन्च करने के लिए he had a few bucks left और उसने कहा कि I will just take the risk, I will take that leap of faith. और रिस्क लिया. वो कहता था कि I lost many battles. ये उसकी कोटेशन है, उसकी अपनी कहानी है. और कहता है कि इसके बावजूद I never gave up. तो he is a volatile personality, high charged personality. He is visionary. He is aggressive entrepreneur, and he is a great innovator. And he is very focused, right? Laser focused. He is enthusiastic. He is
he studied the market. He took Tesla to the new peaks. और इस तरह स्पेस में वो जहाँ तक ले गया है, ये उसकी विजन थी और उस विजन को वो आगे वो फॉलो कर रहा है और ये उसकी ये कंट्रीब्यूशन है, ये उसकी ह्यूमैनिटी की कंट्रीब्यूशन है। मैं कह रहा हूँ कि देखो वो इंसान को वो हाई लेवल पे सोच रहा है, वो इंसान को दुनिया बाहर लेके जा रहा है। ये पहली कंट्रीब्यूशन है उसकी। तीसरी दूसरी कंट्रीब्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो आपके हेल्थ पे काम कर रहा है और ऑटो व्हीकल्स के ऊपर वो काम कर रहा है। तीसरा जो है वो ये काम कर रहा है आपका जो तीसरा एरिया है, ये मेरे जहन से निकल गया कि ये कार को और फ्लाइंग कार्स को, कि ये ह्यूमैनिटी की बेनिफिट्स के लिए वो मैं काम कर रहा हूँ। तो सर अब आ जाते हैं, सॉरी, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैं उसका काम कर रहा हूँ। तो ये उसने इन एरियाज में उसकी कंट्रीब्यूशन है। और देखिए इस वक्त वो जब वो बिलियनर हुआ, he was 51 only. इस वक्त right, he is 53 and a half. And he still has lot of energy, passion and time. Yeah. Right. And this is just the start. अभी उसने और पता नहीं क्या क्या अचीव करना है। Yes. अच्छा, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम आते हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है। क्या पाकिस्तान इलॉन मस्क जैसे बंदे प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं? पाकिस्तान में क्या वो इकोसिस्टम है या नहीं? और जो आपने एडवर्सिटीज़ और प्रॉब्लम्स और चीज़ों की बात की है, व्हाई डोंट वी सी पीपल फ्रॉम पाकिस्तान जो कि इलॉन मस्क जैसे उस कैलिबर के हो सकते हैं या उस लेवल पे पहुंच सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आजकल की यूथ ऑडियंस और लोगों के लिए क्या मैसेज है हमारा? अच्छा, मैं उससे पहले आपका एक सवाल अधूरा रह गया, उसका जवाब दे दूं। आपने यूक्रेन वॉर पूछी थी। जी। उसमें एलन मस्क का ये रोल था, एलन मस्क का, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करने से पहले जो रशिया की जो मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम था वो पैरालाइज कर दिया था। तो जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर सकते थे और वो ट्रेस नहीं कर सकते थे जो इनके जो जेट्स थे रशियन। तो फिर उसमें एलन मस्क की स्टारलिंक की खिदमत ली गई कि इसने कम्युनिकेशन लिंक्स जो हैं इनको प्रोवाइड किए यूक्रेन को और उसके बेसिस के ऊपर फिर इन्होंने अटैक शुरू किए। तो ये उसकी उस हवाले से बहुत कंट्रीब्यूशन है। और आई थिंक सबसे ज़्यादा स्पेस में सैटेलाइट्स भी इलॉन मस्क के ही हैं। जी, मैं कह चुका हूँ। बिल्कुल। 2/3 जो है ना इस वक्त जो सैटेलाइट वो सिर्फ इसकी हैं। बिल्कुल। तो आपने 3 एरियाज में पाकिस्तान में अगर आपने देखना है इसको कि 3 एरियाज में अब पाकिस्तान, वी डोंट नीड बिलियनर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ वी वांट टू प्रोड्यूस बिलियनर्स तो पाकिस्तान में इस वक्त 4 बिलियनर्स हैं जिनकी टोटल वर्थ जो है, चारों की टोटल वर्थ $20 बिलियन हैं स्टेटेड। जी। इंडिया के अंदर 300 बिलियनर्स हैं, 300 बिलियनर्स हैं। अमेरिका के अंदर मोर देन 900 बिलियनर्स हैं। तो हमारे यहाँ बिलियनर्स का फ़ायदा बिल्कुल आपको है। एलन मस्क अगर बिलियनर है, उसके पास उसकी फैक्ट्री में टेस्ला में 1,23,00,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। जो उसकी स्पेस कंपनी है उसमें 23,000 एम्प्लॉयज़ हैं। और चाइना की जो शंघाई कंपनी है वो लेता है, दुनिया के हर मुल्क कहता है कि जी हमारे यहाँ आप टेस्ला का प्लांट लगाएं। ये सारे जो प्रेसिडेंट्स की जो मीटिंग जो मैंने जिक्र किया है, ये सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ इनके प्लांट्स लगें। तो इसलिए तो अब पाकिस्तान पे अगर आए तो पाकिस्तान में 3 एरियाज़ में वो है जिस पे पाकिस्तान को काम करना है या सोचना होगा या देखना होगा हम कहाँ खड़े हैं। वो चांद पे को छोड़ के वो आपको मार्स पे ले जा रहा है, यार हमें तो अभी ज़मीन पे रहना नहीं आया। बिल्कुल, हमारा ये हालत है। तो इस हवाले से जो हमारी सोशल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, जो हमारी पॉवर्टी है, जो हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो तो ये हमारे जो यूथ है, इनके जो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, देखिए ये सारे एरियाज़ पे बात हो सकती है और ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे वन बाय वन, उनके इश्यूज़ जो होंगे। मैं ऑन द होल 3 एरियाज़ में जिस पे कि आप फ्यूचर में इन पे टॉक डिटेल में रख सकते हैं कि 3 एरियाज़ में पाकिस्तान को देखना है। एलन मस्क की पहली कामयाबी स्पेस में है, तो हमारी स्पेस में क्या कामयाबी है? मैंने तो बताया ना कि हम तो ऑलरेडी अभी तो ज़मीन पे रहने के काबिल नहीं हुए। तो हमारे यहाँ तो एक ही स्पेस एजेंसी है स्पार्को के नाम से, 1981 में जो लॉन्च की गई थी, वो भी ऑलमोस्ट डॉर्मेंट है। इसका बजट सिर्फ 24 मिलियन रुपीज़ है, जबकि जो इंडस्ट्री है, जो स्पेस इंडस्ट्री है दुनिया की, ये $830 बिलियन की है।
अमेरिका के अंदर 5,000 प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं। हैं। इंडिया के अंदर 5 प्राइवेट कंपनीज हैं। इंडिया के अंदर 45 स्पेस स्टेशंस हैं। इंडिया की 12 सैटेलाइट्स हैं, 112। हमारी 6 सैटेलाइट्स हैं। हमारी एक कंपनी है स्पार्को, डोरमेंट है। हमारा बजट के अमाउंट मैंने आपको बता दी है। और इसका अलबदर इसका सैटेलाइट है जो कम्युनिकेशन या आपको जियो पर्पसेस के लिए वो और ऑपरेट lately करता इस पे है, कोई रॉकेटरी development में नहीं काम हुई। करता है। या हमारा जो मैनको हमारा जो मिशन अभी रिसेंटली हमने पूरा किया है वो चाइना के लीनर स्पेस की हेल्प के साथ हमने अभी इसको टच किया है। तो एनीवे अगेन चाइना कम्स इनटू द पिक्चर। उस एरिया में एक पूरी बात हमारी डिटेल में हो सकती है फ्यूचर के हवाले से कि इस एरिया में फिर हम इसको कैसे प्रमोट किया जाए, आगे लाया जाए, प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं इस एरियाज़ में, ये पूरी एक फील्ड है। दूसरा हमें ये देखना है कि हमारी जो ये जो हमारा स्पार्को है ये नेशनल कमांड अथॉरिटी के अंडर आता है। तो हमारे यहाँ आप कंपैरिजन देख लीजिए कि उनकी प्राइवेट सेक्टर में इतनी स्पेस We don't एजेंसीज have हैं a single company in the और private हमारे sector. सिंगल कंपनी नहीं है। इंडिया अमेरिका की $24 बिलियन का बजट है स्पेस के लिए, हमारा 24 मिलियन रुपीस का बजट है। तो हमारा ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करनी है कि उसमें आपने उसको देखा आपने उस किताब में कि इसमें कहाँ पे चली गई ये दुनिया, एलन मस्क का क्या ऑब्जेक्टिव है और दुनिया में प्राइवेट ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में चाइना भी और ये जो सारे ब्रांड्स हैं ये सारे कंपटीशन में आ रहे हैं, टेस्ला को चैलेंज कर रहे हैं। इसके बावजूद टेस्ला जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है। हमारे यहाँ तो एक भी लोकल ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है। हम तो कोई इवन इंडिया में 10 कंपनियां हैं जो लोकल कारें बनाती हैं। फिर कारें तो छोड़िए, इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कम से कम 6 कंपनियां हैं लोकल। तो उनकी रिलायंस और टाटा वाले जो बनाते हैं, उनकी महिंद्रा कंपनी है, तो और बाकी उसकी कंपनियां हैं। पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी का नाम सुना था, वो भी डेड होगी, नूर NURE75 2022 में आई थी, वो भी फ्लॉप हो गई थी। और एक एडम थी। अच्छा एडम। जी, एडम का भी मैंने सुना था, लेकिन हमें उसका नहीं पता। तो अब तो इसलिए एक तो ये सेकंड फील्ड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड। हमारे पास कोई स्ट्रेटजी है? हमारी अभी तक पॉलिसी नहीं आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसी नहीं है। इंडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2018 में आ गई थी। वाओ। और इंडिया की फिर वो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो उनके जो बिलियनर्स हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी में, उनके डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में। तो ये उनको इनडायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी वो दे रहे हैं लोगों को। तो आपके यहाँ बिलियनर्स अगर पैदा होते हैं तो फिर देखिए ये जो बिलियनर्स हैं इनको करप्ट नहीं कहा जाता, वो अपनी मेहनत से या जो भी है अपने काम से आगे आए हैं। तो ये बिलियनर्स जो हैं they ultimately right they give the benefit to your society, Of course, to trickle your down youth effect होता है, and employment देते हैं, to your taxes, economy, everything. yes, और आपकी ग्रोथ पे और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। इसलिए आपकी जो पाकिस्तान की ये हमारा एनवायरनमेंट बिल्ड करने की ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसके बाद इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है उसको इस पे काम करने की ज़रूरत है। उसने अभी पहली ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है, अभी वो अप्रूव होने नहीं हुई है। तो मतलब वी आर सो बिहाइंड इन दिस रिगार्ड। तो इस तरह से हम इन 3 एरियाज में स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इस हवाले से जो वी आर फार बिहाइंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे जो इसमें ज़ाहिर है चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, हमारे अडेप्टेबिलिटी के चैलेंजेस हैं, हमारे कल्चरल चैलेंजेस हैं, हमारे नॉर्म्स के चैलेंजेस हैं, हमारे जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हैं वो फैक्टर्स हैं, हमारे लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड लैक ऑफ विजन की प्रॉब्लम्स है, हमारे यहाँ लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज़ का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है क्योंकि इन फील्ड में यू नीड स्किल्स, यू नीड उनको लोगों को तैयार करें, इस फील्ड में आएँ, इनिशिएटिव दें और उनको उनके लिए आप जॉब्स प्रोड्यूस करें
उनके लिए एक करियर प्रोवाइड करें, और उसके बाद ये आपके स्टेक होल्डर्स की कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इस तरह से ये पाकिस्तान में ये तमाम चैलेंजेस जो हैं, इनके ऊपर एक पूरी टॉक हो सकती है बिल्कुल। और इससे बात हो सकती है। मैं जाते जाते आपको इंडिया का कंपैरिजन दे दूंगा। इंडिया की प्लानिंग है कि 2023 में इंडिया ने मार्स को कैप्चर करना है। दैट इज इंडियाज प्लानिंग। 2023 2030 सॉरी 33 2030। ठीक है। ठीक तो है वही जो इलॉन मस्क ने अपना सेट किया। जी। मैंने 5 कहा था, 6 उनकी प्राइवेट उनके स्पेस एजेंसीज हैं, 45 उनके रिसर्च स्टेशन हैं। ओके, और टॉप एडवांस स्पेस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया इज एट नंबर 6। और इंडिया के सैटेलाइट की फिगर मैंने आपको दे दी। इंडिया की इकोनॉमी की पिक्चर, इंडिया की ग्रोथ की पिक्चर, एनुअल ग्रोथ रेट, वो तमाम की तमाम इंडिकेट करती हैं कि राइट हम कहाँ पे खड़े हैं। जाते जाते आखिरी खबर सितंबर की, अभी 2 दिन पहले लेटेस्ट जो स्टैटिस्टिक्स आई हैं, इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, स्टिल गोइंग एट द रेट ऑफ 7%। वाओ। ओके, चाइना का ग्रोथ रेट 4.5 पे आ गया है। और सेकेंडली इंडिया का जो इकोनॉमी का वॉल्यूम है, दैट हैज राइजन टू 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स। हमारा 343 ट्रिलियन डॉलर्स पे है, अभी बिलियन डॉलर्स पे है। तो इस हवाले से हमारे लिए, अगर हम इंडिया को compete करते हैं, हर चीज़ के अंदर इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं, तो इस फील्ड में भी वी नीड टू वर्क एंड वी नीड टू थिंक कि वेयर वी आर गोइंग, हमारे इश्यूज़ क्या हैं। हमारे टेलीविज़न को खोल लीजिए, अखबारों को देख लीजिए, हमारे यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, हमारे यहाँ एक नेगेटिव पॉलिटिकल कल्चर है, हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बस सिर्फ वही डिबेट हो रही होती है। हमारे यहाँ इन एरियाज़ के ऊपर इनको कोई हाईलाइट नहीं किया जाता, अवेयरनेस नहीं लाई जाती, प्रमोट नहीं किया जाता और इन्फॉर्म नहीं किया जाता। तो हमें तो अभी सबसे पहले, मैं तो हमेशा बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आई विल ऑलवेज टॉक ऑफ एजुकेशन फर्स्ट। जब आप अपने 77 सालों में आधी जनरेशन को आप एजुकेशन नहीं दे सके, हाउ यू कैन प्रोवाइड दी 26 टेक्नोलॉजी। मिलियन बच्चा आउट ऑफ टेक्नोलॉजी की मैं जाते ही आखिरी बात ये है कि देखिए, यूक्रेन की लिटरेसी रेट है दैट इज 100%। उसकी वजह से दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। वो क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दे आर मेकिंग ड्रोन्स एट देयर होम्स। वो घर घर ड्रोन बना के And they're giving a very competing tough with time Russia. to Russia. I mean, Russia, despite being such a huge entity and such a powerful country, अभी तक वो उस तरह से यूक्रेन में अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकी थी, बिकॉज यूक्रेन बड़ा स्टिफली रेजिस्ट कर रहा है सारी चीज़ों को। मैंने उसके 2 वजह बता दी ना, कि उनका लिटरेसी रेट ये था और जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी को घर घर में यूज़ कर रहे हैं। तो आपके यहाँ लिटरेसी होगा तो आप ये टेक्नोलॉजी और इन चैलेंजेस को आप और इनको कम्पीट कर पाएंगे। आपको ज़रूरत है एलन मस्क की, एलन मस्क जैसे लोगों की, जिनकी हाई विजन हो, जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। आपको लोकल एलन मस्क की ज़रूरत है, आपको कम्युनिटीज़ में ज़रूरत है, आपको सोसाइटीज़ में ज़रूरत है, आपको एरियाज़ में ज़रूरत है कि वो लोकल मस्क प्रोड्यूस करें। वो लोगों को उनकी जो पॉवर्टी है उसकी शक्ल से निकालें, वो उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, वो उनको दुनिया कहाँ पे खड़ी है उसको लेके। मैं भी 2 दिन पहले दुबई गया हुआ था, मैं वहाँ पे एक एजुकेशन पे मीटिंग अटेंड कर रहा था। तो मुझे ये शर्म आ रही थी कि वो जिन पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, उनकी सारी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं क्लाइमेट पे, एजुकेशन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और हमारे यहाँ हमें पता ही नहीं कि हमने जाना कहाँ है। हमसे ये अभी MD-CAT का टेस्ट हुआ है, हमसे वो ही नहीं संभाला जाता, हमसे नकल ही नहीं संभाली जाती। तो इसलिए वी नीड टू प्रोड्यूस एलन मस्क। एलन मस्क इज अ सिंबल, राइट, दैट वी शुड प्रोड्यूस, राइट, लोकल एलन मस्क in the local areas, and they should work. But I think that's a very long journey अभी के लिए. Of course, as you said, we need to work on the basic things. Prerequisites बहुत ज़्यादा हैं, हमें अपनी basics पे काम करना है. और वही आपकी वाली बात कि basic education जब तक ठीक नहीं होगी तब तक everything will be elusive. और the eventual goal is to produce Elon Musks, but it's not going to happen anytime soon unless we fix and put our own house in order. Yes, and it is very important. Elon Musk कहता था कि the others, their vision is that they had world views
I have comic views. Comic views. मैं Beyond the दुनिया world मैं और space और beyond the सारा. world. He wants to create interplanetary world. World, interplanetary world. Okay, that is the. And I think already people have started buying property on Mars. They are booking areas, they are booking flights. उसका किताब So में ये that is सवाल where we are. ये जिक्र तो नहीं है इस किताब में इस हवाले से प्रॉपर्टी बाई करने का, तो क्योंकि नहीं, आई अभी वाज इसको रीडिंग टच करना रिसेंटली कि है. उसको लोग कर रहे हैं. दे आर प्लानिंग टू मूव. प्रॉपर सोसाइटीज वहाँ पे बन रही हैं. जी. घर बनाने के प्लान्स हैं इवेंचुअल, एंड दैट्स नॉट फार. 2030 पे जो पहली फ्लाइट जानी है. और आई ऑल्सो हर्ड कि जो पहली फ्लाइट जानी है वो जो लोग वॉलंटियर कर रहे हैं वो रिटर्न की वॉलंटियर नहीं कर रहे. दे जस्ट वांट टू गो टू मार्स एंड वहाँ पे पहली, ताकि वो इनिशिएट हो और वहाँ से दोबारा से एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का आगाज हो और वो वहाँ मैंने पे फिर आगे सिविलाइजेशन चीजें वाले से लेके बात की चलें. कि वो जो एक बिलियनियर ने पहली फ्लाइट में जो गया था ना स्पेस में, वो जेराड इजाक मैन था. वो उसका कोई 1.2 बिलियन डॉलर्स, वो बिलियनियर है. सही. और वो जब पहली स्पेस में गया तो उसने मुझे आइंदा की तीनों फ्लाइट में बुक करा दें, मतलब मेरी बुक कर लें. और अभी जो स्पेस में पहली जो प्राइवेट किसी ने वॉक की है अभी चंद दिन पहले, अभी वो जो उसका एलन मस्क का जो प्रोग्राम गया हुआ था, तो अगेन ही वाज द मैन हु वॉकड इन द स्पेस. तो पीपल आर वेरी enthusiastic. Okay, they want to go and they want to reach there. राइट. तो उनका मिशन वो है, हमारा मिशन ये है बिल्कुल. कि we have to learn to live on this earth. Thank you. Thank you so much, Dr. Shahid, for your There you go. valuable contributions and insights once again. It was an honor to have you. और बड़ा अच्छा रहा, हमने बड़ी मज़ेदार गपशप लगाई. लास्टली मैं बस एक बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जनरली आप लोगों के लिए, और ये इलॉन मस्क की ही कोट है जो रिसेंटली मुझे बड़ी पसंद आई थी. उसने कहा था कि रियलिटी जो है ना, दैट इज़ ग्रेट हाइज, टेरिबल लोज एंड अनरिलेंटिंग स्ट्रेस. People don't want to hear about the last two. So point is कि just because इलॉन मस्क ने वो मकाम और वो मकसद और अपने वो दुनिया में एक पॉपुलैरिटी अचीव कर ली है, तो you don't understand the sacrifices. उसने स्लीपलेसनेस, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो उसने दिन रात एक की है, स्ट्रेस, एडवर्सिटी, टेरेबल लोज, अनरिलेंटिंग स्ट्रेस, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फाइनल आउटकम दैट यू सी टुडे. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग चाहते हैं कि बस बनी बनाई खीर और बना बनाया एक सब कुछ मिल जाए. दे आर नॉट विलिंग टू गो थ्रू द स्ट्रगल वाला फेज. So thank you so much for watching the podcast, and inshallah we will see you again in the next one. This is your host Mohammad Shahrukh signing off. Take care. Allah Hafiz.